अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। व्यूवर्स कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। व्यूवर्स अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में दिए गए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो आप तक बआसानी पहुँच सके। व्यूवर्स आज हम बात करेंगे व्हाट इज़ द ट्रीटमेंट ऑफ अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के जो ऊपर वाला हिस्सा है हवा की नाली का या फेफड़ों का, उसमें अगर इन्फेक्शन हो जाए तो उसकी क्या ट्रीटमेंट है और उसकी वजूहात क्या हैं, और अगर ऊपर अपर ट्रैक्ट इन्फेक्शन है तो उसका जो है ना उसकी अलामात क्या हैं, उसकी रीज़न क्या है, इस हवाले से बात करेंगे। वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा। व्यूवर्स सबसे पहले तो हमें ये समझ लेना चाहिए, ये जान लेना चाहिए कि अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम है क्या, उस किसे हम कहते हैं। अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन किस चीज़ को कहा जाता है। व्यूवर्स हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट यानी कि सांस लेने का जो रास्ता है, नोज़ यानी कि नाक से शुरू होकर लंग्स तक जाता है, यानी कि फेफड़ों तक जाता है। व्यूवर्स नोज़ यानी कि नाक से लेकर हमारे वॉइस बॉक्स यानी कि वोकल कॉर्ड तक जो रास्ता है उसे हम अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक कहते हैं। वोकल कॉर्ड से नीचे वाला हिस्सा यानी कि सांस की नाली ट्रैकिया जिसे कहते हैं। लंग्स यानी कि फेफड़े। ट्रिकिया और लंग्स यानी इसको ट्रिकिया और लंग्स यानी कि सांस की नाली, और फेफड़ों को हम लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक कहते हैं, और इसके ऊपर वाला जो हिस्सा है उसे हम अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक कहते हैं। और बेसिकली व्यूअर्स अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक जो है वो है ENT के डोमेन में आता है, और जो लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक है वो चेस्ट स्पेशलिस्ट या पल्मोनोलॉजिस्ट के डोमेन में आता है। तो व्यूअर्स आज हम बात करेंगे जो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक है यानी कि ENT के डोमेन में जो आता है उसके हवाले से बात करेंगे। अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है क्या। व्यूअर्स सबसे पहले व्हाट आर द सिम्टम ऑफ अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, यानी कि अपर जो ऊपर वाला हिस्सा है अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है उसके जो इन्फेक्शन की अलामात हैं वो क्या हैं। व्यूअर्स कैसे पता चलेगा कि बच्चे को अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है। व्यूअर्स इसमें सबसे कॉमन जो है उसमें बच्चे को नज़ला हो जाएगा, बच्चे की नाक बंद हो जाएगी, बच्चे को सांस लेने में तकलीफ़ होगी या नाक बहने लगेगा, बच्चा गले में दर्द की शिकायत भी कर सकता है, और अगर बच्चा छोटा होगा तो वो खाने पीने से कतराएगा, खाना पीना छोड़ देगा, या इसके अलावा बच्चे को उल्टी भी वोमिटिंग भी हो सकती है। इसके साथ साथ अगर ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन होगा या सीवियर किस्म का वायरल इन्फेक्शन होगा तो आपको हाई ग्रेड या लो ग्रेड फ़ीवर भी बच्चे को हो सकता है। बच्चे को हाई ग्रेड या लो ग्रेड फ़ीवर भी हो सकता है, लेकिन ये डिपेंड करता है कि बच्चे को इन्फेक्शन किस तरह का है। व्यूअर्स अब बात करते हैं व्हाट आर सम इमरजेंसी टिप्स फॉर स्टॉप द कफिंग, यानी कि इमरजेंसी में अगर बच्चा खांस रहा है उसको रोकने के लिए इमरजेंसी में कौन से तरीके हैं। व्यूअर्स अगर अचानक से बच्चे को खांसी शुरू हो जाए, अचानक से खांसी शुरू होने के बहुत सारी वजूहात होती हैं। वैसे तो अगर गले में कोई चीज़ फंस जाए, अटक जाए तो उसकी वजह से भी खांसी हो सकती है, लेकिन इसके बारे में हम बात नहीं करेंगे क्योंकि हमारा जो मेन टॉपिक है वो है अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। अगर व्यूअर्स बच्चे को अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन की वजह से कफिंग हो रही है, खांसी हो रही है, तो सबसे पहले जो आप होम रेमेडीज़ कर सकते हैं, जो इमरजेंसी में आप उनकी इद्वियात कर सकते हैं, तो आप स्टीम लेना शुरू कर दें, भाप लेना शुरू कर दें। बच्चे को गरारे भी करा सकते हैं आप। स्टीम आप लौंग की भी दे सकते हैं, गरारे आप नमक के पानी के भी करा सकते हैं। इसके अलावा गर्म चीज़ों का इस्तेमाल करा सकते हैं, गरम चाय दे सकते हैं, गरम दूध दे सकते हैं, और इसके अलावा सूप दे सकते हैं, यखनी बना के दे सकते हैं, और स्पेशली जानवरों से, कारपेट से, और इसके अलावा धूल, मिट्टी, इत्र और परफ्यूम वगैरह से खसूसी परहेज़ कराना है। तो इंशाअल्लाह बच्चों की खांसी में जल्दी फ़र्क पड़ेगा।
अब बात करते हैं व्यूअर्स अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन को की ट्रीटमेंट कैसे की जाती है। हाउ टू ट्रीट अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। व्यूअर्स अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में जो मोस्ट कॉमन इन्फेक्शन होता है अमूमन टॉन्सिलाइटिस होता है, यानी कि गले में टॉन्सिल्स वगैरह बन सकते हैं। व्यूअर्स सबसे पहले तो एक चीज़ क्लियर हो जाए, जैसे पेट में खाली अपेंडिक्स नहीं होता और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। इसी तरह गले में भी सिर्फ टॉन्सिल्स नहीं होते और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन मोस्ट कॉमन जो इन्फेक्शन होता है वो टॉन्सिल्स का होता है और फेरिंजाइटिस होता है, और गले की जो पिछली दीवार होती है उसका इन्फेक्शन होता है। खुशकिस्मती से ये दोनों इन्फेक्शन गले के इन्फेक्शन जो है ना एलर्जिक होते हैं या फिर वायरल हो सकते हैं। लेकिन अगर ये इन्फेक्शन बैक्टीरियल हैं, स्पेशली टॉन्सिलाइट, इसमें पस पड़ सकती है। और एक मिथ है जो अमूमन माँ बाप में पाई जाती है, उसमें भी कसूर डॉक्टर्स हजरात का है। कहते हैं कि टॉन्सिल वगैरह निकालने नहीं चाहिए। व्यूअर्स कुछ हद तक ये बात ठीक है, जब तक टॉन्सिल सही हैं उस वक्त तक बिल्कुल नहीं निकालने चाहिए। हमारी इम्यूनिटी प्रोड्यूस करते हैं ओनली 0.02%। ये तब तक प्रोड्यूस करते हैं जब तक ये ख़ुद सेहतमंद हैं। एक मरतबा ये ख़राब हो गए तो फिर ये इम्यूनिटी प्रोड्यूस नहीं करते और फिर ये चौकीदार चोर बन जाता है, और जब ये चोर बन जाता है फिर चोर को चौकीदारी पे रखना दानिशमंदी नहीं है। और व्यूअर्स कब ये टॉन्सिल्स निकालने चाहिए। साल में कम से कम दो दफ़ा 4 दफ़ा ये टॉन्सिल निकल रहे हों और कम से कम ये 2 साल से मुस्तकिल निकल रहे हों, तो इसका मतलब है आपके टॉन्सिल परमानेंटली ख़राब हो गए हैं। अब ये चौकीदार नहीं है और अब ये सिर्फ चोर हैं, और चोर को भगा देना चाहिए। भगाना कैसे चाहिए, इनको निकाल देना चाहिए, वरना इसकी वजह से बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन हो सकती हैं, बहुत सारी बीमारियां पैदा हो सकती हैं। टॉन्सिल्स में पस पड़ सकती है। टॉन्सिल्स का बार बार ख़राब होना, आपको बार बार एंटीबायोटिक लेने की ज़रूरत पड़ सकती है और इसकी बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन हो सकती हैं। गले में किसी और जगह पस पड़ सकती है। कुछ रेयर कॉम्प्लिकेशन हैं जो खुशकिस्मती से बहुत कम लोगों में होती हैं, लेकिन अगर ये कॉम्प्लिकेशन हो जाएं तो लाइफ टाइम के लिए डिसेबिलिटी का बास बन सकती हैं। मिसाल के तौर पर, एग्जांपल के तौर पर, जोड़ों का दर्द हो सकता है, आर्थराइटिस हो सकता है, चलने फिरने से माजूर हो सकता है बच्चा। व्यूअर्स आपके गुर्दे ख़राब हो सकते हैं, किडनी पर असर हो सकता है, आपके दिल के जो वाल हैं वो ख़राब हो सकते हैं। ये चीज़ें अगर एक मरतबा ख़राब हो गई तो फिर ठीक नहीं हो सकती, लेकिन खुशकिस्मती से ये बहुत रेयर हैं। इसीलिए व्यूअर्स जब भी कभी नाक कान गले का इन्फेक्शन हो या फिर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो, हमेशा याद रखें, चाहे वो एक दिन का बच्चा हो, चाहे वो 100 साल का बूढ़ा हो, नाक कान यानी कि ENT का कोई मसला हो तो नाक कान गले यानी ENT स्पेशलिस्ट को ही दिखाना ज़रूरी होता है। क्योंकि व्यूअर्स ENT यानी कि एयर नोज़ एंड थ्रोट यानी कि गले का, नाक कान गले का डॉक्टर ही इस बीमारी को समझ सकता है कि कौन सा इन्फेक्शन और किस वजह से हो रहा है। दूसरा डॉक्टर बिल्कुल नहीं समझ सकता, वो सिर्फ अंदाजे पे मेडिसिन रिकमेंड कर सकता है। फेरेंजाइटिक यानी कि गले की पिछली दीवार का इन्फेक्शन, जैसा कि मैंने पहले बताया, ये मोस्टली एलर्जिक होता है या वायरल इन्फेक्शन होता है। और फेरेंजाइटिक का मोस्ट कॉमन रीज़न ये होता है, आपका नज़ला जो होता है ना वो गले में रेशा गिरता है, नाक के पिछले हिस्से से गले में गिरता है, जो कि गले की पिछली दीवार से गुज़रता हुआ नीचे सांस की नाली में जाता है, जिसकी वजह से गले की पिछली दीवार जो है ना सेंसिटिव हो जाती है। बाज़ औक़ात गले की पिछली दीवार पे दाने से बन जाते हैं या उस पर स्वेलिंग भी हो सकती है। इसको हम फेरेंजाइटिक कहते हैं। जो ये मोस्टली एलर्जिक होता है। हमें इसका काज दूर करने से ये ठीक हो जाता है, यानी कि इसकी जो रीज़न है किस वजह से ये एलर्जी हो रही है, ये काज दूर हो जाए तो ये ठीक हो जाती है।
अगर ये इन्फेक्शन वायरल है तो ये अपना टाइम पूरा करके ख़ुद ब खुद ख़त्म हो जाएगा। मिसाल के तौर पर 5 से 6 दिन रहेगा, उसके बाद जो है ना ये ख़त्म हो जाएगा। लेकिन अगर ये इन्फेक्शन बैक्टीरियल है तो आपको प्रॉपरली तौर पर एंटीबायोटिक मेडिसिन लेनी पड़ेगी। लेकिन अगर ये एलर्जिक है तो हमें इसका काज दूर करना चाहिए, या तो टॉन्सिल्स बन सकते हैं, तो हमें इसके लिए इसका कॉज ख़त्म करना पड़ता है, इसकी जो रीज़न है वो ख़त्म करनी पड़ती है। ट्रांसलेटिक अगर आपको बार बार टॉन्सिल्स हो रहे हैं और आप उसे अच्छे तरीके से ट्रीट नहीं कर रहे, फेरेंक्स, लेजोफेरेंक्स, लेरेंक्स, तो ये आपकी सब चीज़ों को ख़राब कर देता है। गले के आसपास जितनी भी चीज़ें हैं, जितने भी हिस्से हैं, ये सब को ख़राब कर देता है। अब बात करते हैं कि घर में इमरजेंसी ट्रीटमेंट इसकी क्या की जाए जिससे ये इन्फेक्शन ख़त्म हो सके। अगर वीवर्स अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन एलर्जिक है या वायरल है तो होम रेमेडीज़ आपको फ़ायदा दे सकती हैं। अगर ये बैक्टीरियल है तो होम रेमेडीज़ जो है ना बिल्कुल फ़ायदा नहीं करेगी। आपको जल्द अज जल्द ENT के डॉक्टर को दिखाना चाहिए। वक्ती तौर पे तो ये आपकी बीमारी ठीक हो जाएगी, लेकिन अल्टीमेटली आपको ENT के स्पेशलिस्ट डॉक्टर से रजू करना ज़रूरी होता है। व्यूअर्स, अगर ये बीमारी एलर्जिक है तो सबसे पहले डॉक्टर से जाने से पहले आप सबसे पहले स्टीम लेना शुरू कर दें, गरारे करना शुरू कर दें, और गर्म चीज़ों का जो है ना इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें। और इसमें ठंडी खट्टी बाज़ार की चीज़ें जो है ना, ऑयली चीज़ें हैं, उनसे अवॉइड करें। पंखे और AC की डायरेक्ट हवा से बचें। और इसके अलावा धूल, मट्टी, गर्द गुबार, मच्छर मार स्प्रे और मक्खियों मार स्प्रे वगैरह और परफ्यूम वगैरह से अवॉइड करें। व्यूअर्स, जितनी भी इरिटेटर फैक्टर हैं इन सब से बचें। तो मोस्टली जो एलर्जिक इन्फेक्शन होता है वो जल्दी ख़त्म हो जाता है, और इसमें समटाइम आपको हाई ग्रेड या लो ग्रेड फ़ीवर भी हो सकता है, और इसके लिए एंटीपायरेटिक मेडिसिन आपको लेनी होंगी, जैसा कि पैरास्टामोल हो गया, बुखार की टेबलेट पेनाडोल हो गई, ले लें तो आपको रिलीफ मिल सकता है। लेकिन चूंकि हमारी इम्यूनिटी जो है ना कमज़ोर है, तो हमारे जो वायरल इन्फेक्शन होते हैं वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन में चेंज हो जाते हैं। इसमें ज़्यादातर पेशेंट की अपनी गफलत होती है, वो ज़्यादा से ज़्यादा एहतियात नहीं करते, जिससे ये इन्फेक्शन वायरल इन्फेक्शन बैक्टीरियल इन्फेक्शन में चेंज हो जाता है। व्यूवर्स, अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और साथ में दिए गए बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरे हर आने वाली नई वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। व्यूवर्स, किसी भी हवाले से, किसी भी पेशेंट के हवाले से कोई डिस्कस करनी हो तो डिस्क्रिप्शन में मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, तो रब्ता कीजिए। थैंक यू।